हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इस चैप्टर का आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, डीएनए क्या होता है। ठीक है, और डीएनए के जो बेसिक यूनिट होते हैं, मतलब तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड हमने देखा था। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और वो डीएनए आरएनए किससे मिलकर के बनाता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर से, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ही हम डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए आरएनए बोल रहे थे। ठीक है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या था? डीएनए जो था वो डबल हेलिकल था, आरएनए जो था वो सिंगल हेलिक्स था। और हमने देखा था कि थाइमिन हमारा डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल तुम्हारा आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, और हमने थाइमिन यूरेसिल में डिफरेंस भी देखा था। और प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस थे, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, उसमें हमने देखा था कि प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और उसके सारे हमने स्ट्रक्चर देखे थे। शुगर देखा था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है। डीएनए में जो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो वो कहाँ पे क्या हटने की वजह से होता है, डीएनए मोर स्टेबल क्यों होता है, जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम क्यों करता है। तो ये सब हमने देखा था। फिर हम बात कर रहे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड था वो किससे मिलकर के बना था, न्यूक्लियोसाइड क्या था, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। आज जो हमारा देखो यहाँ पे हमने देख लिया है कि न्यूक्लियोटाइड तक हम आ गए थे। और जीन वो पार्ट होता है क्रोमोसोम का, डीएनए का, जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। न्यूक्लियोसोम आज हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम भी हमने देखा था कि न्यूक्लियोसोम में डीएनए प्लस जीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे डीएनए है ना, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिल करके जब रैप करते हैं, 2/3 सर्कल होता है, कवर करता है, तो उसे बोलते हैं हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन तुम्हारे इस अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसके बाद हमारा डीएनए स्ट्रक्चर ये हमने देख लिया था। फिर क्रोमोसोम, फिर तुम्हारा सेल। ठीक है, आज जो हमें बात करना है वो बात करना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जैसे तुम ये देख रहे हो, तो ये एक न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक छोटा सा न्यूक्लियोसोम। इसके जैसे हजारों लाखों न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पे जो तुम जितना देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे, ये सब एक से एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, तो आज हमें यही देखना है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, मतलब ब्रॉडली देखो तो ये दो टाइप में बटा होता है। बट तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में ये जो H1 हिस्टोन है, जो ये हिस्टोन है वो तुम्हारा टोटल H1 में H1 लिंकर इसे हम बोलते हैं। ये दो डीएनए को लिंक करता है। ठीक है, तो ये H1 लिंकर। फिर H2AB, H2 के दो पार्ट्स होते हैं, H2A, H2B, फिर H3, फिर H4। तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल 5 टाइप का हो गया ना। तो देखो इसमें होता क्या है, ये जो है तुम्हारा ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है। इसमें H2 के दो, 2 इंटू H2 के दो, 2 इंटू H2 के 3, H3, 2 इंटू H4। तो ये तुम्हारा आ गया दो टोटल, ये तुम्हारा दो टोटल, और ये A के दो टोटल और B के दो टोटल। तो ये तुम्हारे 8 हो गए ना। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये एनसीईआरटी का पहला डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का। तो उसमें हमारा ऐसे ही होता है, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके तुम्हारा क्रोमेटिड बनाते हैं। क्रोमेटिड से तुम्हारा आगे का फर्दर कंडेंसेशन होता है, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमेटिन, फिर तुम्हारा क्रोमोसोम। ठीक है, ये देख रहे हो, ये कोर है तुम्हारा एक हिस्टोन मॉलिक्यूल का, ये जो है। ठीक है, और ये तुम्हारा डीएनए इस पे कवर हुआ होता है, सर्कल इसका होता है। H1 हिस्टोन जो होता है वो तुम्हारा इसमें लिंकर का काम करता है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो क्रोमोसोम होता है उसे जोड़ता है। आओ इस पे आगे हम बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर एज 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर का वो होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, if the length of DNA doubles helix in a typical mammalian cell, cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10⁹ into 0.34 into 10⁹ बेस पेयर। देखो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि
जो दो बेस पेयर्स थे, जैसे ये सपोज करो ये तुम्हारा एक हेलिक्स हो गया, ये दूसरा हेलिक्स हो गया, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे ग्वानोसिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। तो यहाँ पे तुम्हें पता था ये दो बॉन्ड्स, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से टी से जुड़ेगा, टी भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड से ए से जुड़ेगा, ठीक है। सी तुम्हारा जी तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है सी से, और सी तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है जी से। तो जो ये वाला गैप है ना, देखो जो ये गैप है इतना, इसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। ये होता है तुम्हारा 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर यहाँ पे है ना, 0.34 नैनोमीटर, या फिर इसे बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 3.4 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि डिप्लॉयड सेट होता है 6.6 इंटू 10⁹ यानी 6.6 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन के जीन में, मतलब ह्यूमन के पूरे क्रोमोसोम के डीएनए में, ठीक है। तो इस जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है इतना, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे बेस पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जैसे मान लो यहाँ पे 3.4 है, अगर इस पूरे डीएनए की लेंथ हमें निकालनी है तो इतना इतना मल्टीप्लाई कर दो, ये जो इसमें स्पेस है वो मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सॉरी ऐड कर दो, ठीक है। या फिर यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम में तुम 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या इन तीनों को जोड़ भी सकते हो। रे मैं कहने का ये मतलब है कि 2 + 2 + 2 करो तो भी तुम्हारा 6 आएगा, और 3 बार आ रहा है ना, तो 2 × 3 कर दो फिर भी तुम्हारा 6 आएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस पेयर्स के बीच का गैप आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो तुम्हारा सेम ही आएगा। तो जैसे मान जाओ कि यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं 6.6 इंटू 10⁹ यानी 6.6 बिलियन बेस पेयर्स है। यहाँ पे देख रहे हो ना, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। 10⁹ को हम बिलियन बोलते हैं और 10⁶ को हम मिलियन बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बिलियन है, ये तुम्हारा मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। तो देखो ये तुम्हारा 2.2 मीटर का आएगा एक सेल का, जो पूरा अगर तुम डीएनए कंटेंट निकाल लो उसमें से बेस पेयर्स को तुम वो कर लो, एक के बाद एक के बाद एक ऐड करते जाओ, तो तुम्हारा एक सेल का जो पूरा डीएनए आएगा वो 2.2 मीटर आएगा। 2.2 मीटर यानी इसका दोगुना, ये जो तुम देख रहे हो ना इसका दोगुने से भी ज्यादा। तो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक सेल का हम डीएनए भी हमसे बड़ा है, ठीक है। एक सेल का डीएनए भी हमसे बड़ा है। तो इसको अब एक छोटे से सेल में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम इसे कैसे फिट करेंगे, कैसे इसको पैक करेंगे, तो उसी को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। A length that is far greater than the dimension of typical nucleus, न्यूक्लियस से भी ये बड़ा होता है। न्यूक्लियस तुम्हारा 10⁶ मीटर है ना, 10⁶ मीटर न्यूक्लियस का साइज है ये, 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अगर जिसको नहीं पता है वो 10⁹ 10⁶, इस सब का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो ये 10⁹ है, 10⁹, तो इसमें इसके पीछे 9 जीरोज आएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तो इसमें तुम 9 जीरोज लगा लो, 3 6 7 8 9, और 10⁻⁻6 है ना, तो इसमें 1 में डिवाइड कर दो, 10 के पीछे मतलब 1 के पीछे 6 जीरो से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 10⁹ 6 की वैल्यू, और ये तुम्हारा हो गया 10⁹ की वैल्यू। तो इससे तुम समझ सकते हो। अब ये हमने देख लिया था कल, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यहां तक हो गया। उसके बाद एनसीईआरटी तुमसे क्वेश्चन पूछ रही है, हाउ सच लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल। तो इसको हम बहुत सुपर कंडेंस करते हैं। देखो पहले न्यूक्लियोटाइड था उसे कंडेंस किए, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से मिला करके कंडेंस किए, तो वो तुम्हारा बना न्यूक्लियोसोम। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन गए, उनको हम कंडेंस मतलब सिकुड़ाना, छोटा करना, ठीक है। कंडेंस करते गए, वहां से बना तुम्हारा सोलेनाइड, सोलेनाइड को कंडेंस किया सुपर सोलेनाइड, उससे क्रोमेटिड और तुम्हारा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम तुम देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक 23 पेयर ह्यूमंस की बात करें, या फिर 2n = 23 पेयर्स, या फिर 46 नंबर n लोगे तो 46
गड़बड़ लिख दिया मैंने। n इज इक्वल टू 23, 2n इज इक्वल टू 46। ये तुम्हारा हैप्लॉइड कंटेंट है, ये डिप्लॉइड कंटेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिख रखा है कि इफ लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, अगर कोई ई कोलाई है, एस्चेरिचिया, तुम स्पेलिंग याद रख लो, एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया याद रखने के लिए, वैसे इसे बोलते हैं एसर्सिया कोलाई, एसर्सिया कोलाई बोलते हैं, बट तुम याद रखने के लिए एस्चेरिचिया याद रखना, ठीक है। स्पेलिंग अगर बोर्ड्स में हो तो, नहीं तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो तो वहां पे तो आएगा ही। तो देखो इस पे क्वेश्चन दे रखा है कि उसका डीएनए है, जो हमारा 2.2 मीटर था ना एक सेल का, बट इसमें 1.36 मिलीमीटर दे रखा है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बेस पेयर, देखो ये मैंने सॉल्व करके पिक्चर लगाई हुई है। तो लेंथ ऑफ डीएनए इसमें दे रखा है 1.36 मिलीमीटर, मिलीमीटर होता है 10 की पावर 3 -3। तो देखो यहां से दो डिस्टेंस के बीच का वो जो होता है, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, कोई भी यूनिट लो वो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ये 100 है 50 नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ बेस पेयर्स, तो हमें नंबर ऑफ बेस पेयर तो निकाले। नंबर ऑफ बेस पेयर क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए बाई दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ दे रखा है 1.36 mm, और ये 0.34 से तुम डिवाइड कर दो, 0.34 से तुम 4 बार, ये 1.36 है ना, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 0.34 से, ठीक है। तो यहां से आ गया 4। अब ये 9 ऊपर जाएगा, देखो ये 9 ऊपर गया, माइनस है ना, ये -9 एंगस्ट्रॉम में है तो नैनोमीटर में है तो -9 ही तो होगा, तो ये -9 ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके ये क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 9 पॉजिटिव में जाएगा, 10 की पावर 9 पॉजिटिव में गया तो 10 की पावर -3, 10 की पावर माइनस, तो बच गया तुम्हारा 10 की पावर 6। तो यही तुम्हारा है क्या बोलते हैं आंसर, 4 × 10 की पावर 6 बेस पेयर्स। अगर बाई चांस एनसीईआरटी या फिर एग्जाम में तुमसे न्यूक्लियोटाइड पूछ ले, तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पूछ ले तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आ जाएगा 8 मिलियन, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं बेस पेयर्स का पूछे 1.36 देखे तो 4 मिलियन, और अगर तुमसे न्यूक्लियोटाइड पूछ ले तो 8 मिलियन, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास पूरा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उनके पास कोई एक मतलब फिक्स्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैला होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, जो तुम्हारा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। यहाँ पे जो है ना हिस्टोन प्रोटीन वो तुम्हारे पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे मान लो ये है मार्कर, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये केबल है, ये अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए तो आपस में रिपेल करेंगे ना, इतना तो फिजिक्स का बेसिक पता होगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर ये नेगेटिव है, डीएनए है, ये डीएनए अगर ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ऐसे मान लो कि बहुत सारा मतलब इस पे हिस्टोन प्रोटीन्स आ गए, ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स आ गए। अब ये बाहर वाला सरफेस क्या हो गया, पॉजिटिव, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ना। अब इस पे नया डीएनए आ जाएगा, तो हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव हिस्टोन प्रोटीन्स तब आते हैं जब सुपर कंडेंस वाला केस आता है, वो हम आगे देखेंगे जब फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी याद रखना हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। is held with some protein that have positive charge in a region termed a nucleoid। अब आओ न्यूक्लियोइड ही देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये जो न्यूक्लियोइड तुम देख रहे हो ना, न्यूक्लियोइड रीजन, ये तुम्हारा नेगेटिव डीएनए विथ पॉजिटिव प्रोटीन्स, ठीक है। नेगेटिव डीएनए विथ पॉजिटिव प्रोटीन्स, नेगेटिव डीएनए एंड पॉजिटिव प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा है पूरा न्यूक्लियोइड वाला रीजन, ये तुम्हारा एक टिपिकल ई कोलाई का सेल है, ठीक है। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, ये एक लूप बनाता है, लूप मतलब सर्कल, ठीक है।
तो यहाँ से देख सकते हो कि एक लूप बना रहा है ना, ऐसे गोला 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 गोला, तो एक लूप बना करके रहता है प्रोटीन्स के साथ, पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। इन यूकैरियोट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोट में सिंपल होता है ये न्यूक्लियस वाला, कॉम्प्लेक्स पूरा तुम्हारा जो न्यूक्लियस को अरेंजमेंट होता है वो प्रोकैरियोट्स में एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स सिंपलर होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। देखो हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बेसिक होता है। बेसिक में लाइसिन और आर्जिनिन, कहाँ गया वो, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दो तुम्हें एग्जांपल याद रखना है कि जो लाइसिन और आर्जिनिन है ये तुम्हारे बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी तुमने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विथ चार्ज साइड चेन। तो इस जो साइड में जो प्रोटीन होता है उस पर भी, मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग ही उस पर भी चार्ज आता है, ठीक है। तो हिस्टोन जो होते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे तुम देख सकते हो बेसिक भी है, ये 20 टाइप, मैजिक 20 इसका नाम है, मैजिक 20। बायोमोलिक्यूल्स में तुमने ऑब्वियस बात है पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा बायोमोलिक्यूल्स का तब हम देख लेंगे। अभी तुम याद रख लो कि ये बेसिक प्रोटीन्स है, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल 20 टाइप के प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं। यहाँ पे तुम्हारे बेसिक वाले हैं 1 2 3, बट डीएनए के रैपिंग में हिस्टोन प्रोटीन्स में ये 2 ही आते हैं। ये तुम्हारे एसिडिक है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, इसको तुम याद कर लेना, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। देखो बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। तो बेसिक अमीनो एसिड जो है वो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। तो 8 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, इन ये देखो H जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव हिस्टोन, वो तुम्हारे H1 लिंकर, H1 लिंकर क्यों इसे बोलते हैं, ये H1 देख रहे हो, ये दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है आपस में, इसलिए H1 लिंकर का काम करता है। ऐसे तुम याद रखना, H1 हिस्टोन मत याद रखना, इसको तुम याद रखना H1 लिंकर हिस्टोन, तो इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2, H4 का 2। तो यहाँ से ये देख रहे हो, ये एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने ओर से लिख रखा है, ठीक है। तो इसका मिलाकर के 2 2 मिलाकर के होता है, इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब तुम्हें एग्जाम में देगा ना तो ये इसमें से दे देगा और पूछेगा कि कौन सा इसमें हिस्टोन ऑक्टामर में नहीं पाया जाता है, तो याद रखना पड़ेगा H1 नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो टिपिकल न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे देखो H2A H2B के एक ये, ठीक है। यहाँ पे H3 का एक ये, H4 का एक ये और एक ये, तो ये तुम्हारा H1 लिंकर डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे नॉन हिस्टोन टर्मिनल उसे छोड़ो, ये तुम्हारा डीएनए है ये वाला, और ये तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्टामर के आसपास रैप होता है, मतलब घुमा रहता है, ठीक है। टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और ये डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन्स, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसमें टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के, 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए हेलिक्स के, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ह्यूमन के केस में मतलब ह्यूमन के जीनोम में कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन का तुम अब डीएनए का कंटेंट देखना, या फिर मिलियन में होता है बिलियन में होता है, ये तुम्हें देखना है, ठीक है। और उसमें से तुम्हें न्यूक्लियोसोम का मैं बता दे रहा हूँ 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो अब तुम कैसे भी करो, अब मुझे आंसर कमेंट करो, ठीक है, कमेंट कर दो, या फिर अपने एंड पे सॉल्व करके बता देना कि सही हुआ या गलत, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोसोम से तुम्हारा क्रोमेटिन बनता है, बीच में एक स्टेप आता है सोलेनॉइड और सुपर सोलेनॉइड का, ठीक है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में मिलते मिलते ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, याद रखना ये चीज। थ्रेड लाइक स्ट्रैंड कलर बॉडी इन सीन इन न्यूक्लियर, जो क्रोमेटिन होता है वो थ्रेड लाइक स्टैंड होता है, स्टैंड का मतलब होता है उसे कलर कर सकते हो, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो तुम्हें डार्क दिखाई देगा, ठीक है। The nucleosome in chromatin are seen as beads on string। तो क्रोमेटिन जैसे मान लो ये क्रोमेटिन है पूरा, ठीक है, ये क्रोमेटिन है, और इस पे अगर तुम न्यूक्लियोसोम को देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो न्यूक्लियोसोम तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे बीड्स ऑन स्टिंग,
ठीक है। जैसे धागे पे गांठ बांध दो तो वो दिखाई देता है ना, वैसे ही कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हें दिखाई देगा बीट्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे। फिगर 5.4 बी, अगर तुम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुम्हें ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे दिखाई देगा। ये देखो, ये तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर है, ये पूरा, ये तुम्हारे न्यूक्लियोसोम्स है पूरे, ठीक है। ये तुम्हारा डीएनए है, एटीजीसी देख रहे हो, ये पूरा बॉन्डिंग हुआ है पूरा। यहाँ पे डबल हेलिकल मॉडल, यहाँ से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आया आपस में, तो न्यूक्लियोसोम बनाया, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके, मतलब ये एक न्यूक्लियोसोम देखो, यहाँ से एक न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम, तीन न्यूक्लियोसोम, ये इससे तुम्हारा बना क्रोमेटिन। बहुत सारे क्रोमेटिन मिल करके क्रोमेटिन फाइबर बनाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर लूप में आएगा, ठीक है, और ये लूप बढ़ता ही जाएगा। यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। तो क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बनेगा, क्रोमेटिड ही तुम्हारे क्रोमोसोम्स के आर्म्स होते हैं। जैसे इसको बीच में से काटो ना तो ये तुम्हारा राइट आर्म, ये तुम्हारा लेफ्ट आर्म, ठीक है। देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो तुम्हारे है, थ्योरेटिकली हाउ मेनी बीट्स, यानी न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है, डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल का कहने का मतलब है ह्यूमंस के केस में तुम ले सकते हो, ठीक है। ह्यूमंस भी मेमल्स होते हैं। मेमल्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो देखो टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होती है, जितना हमें पता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो पूरा डीएनए का लेंथ है उसमें, मतलब डीएनए का लेंथ में जितने बेस पेयर्स हैं उससे एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो 6 इंटू 10⁹ हमारा डिप्लॉयड कंटेंट है, इतने ही बेस पेयर पाए जाते हैं ना, तो उसमें तुम डिवाइड कर दो 200 बेस पेयर से, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा 6.6 ले लो यार, तो यहाँ से तो कितना आएगा 3.3 आ जाएगा, बट अभी हम नॉर्मल ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो इससे तुम ये जो 6 इंटू 10⁹ है, 200 को तुम 2 इंटू 10⁻2 लिख सकते हो। तो अब ये जब ऊपर जाएगा, क्रॉस करा लो, यहाँ से भी क्रॉस करा सकते हो, 2 से इसको काट दो तो 7 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻7, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स, इतने न्यूक्लियोसोम्स आएंगे। कितने न्यूक्लियोसोम्स आएंगे? 3 के पीछे 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, इतने न्यूक्लियोसोम ह्यूमन के एक सेल में आएंगे। The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome. जो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला है ना क्रोमेटिन, ये फर्दर तुम्हारा कंडेंस होगा। कंडेंस कब होगा? कंडेंस होगा मेटाफेज पे, प्रोफेज में तुम्हारा शुरू हो जाता है कंडेंस होना, डिसअपियर न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं, और ये इसका कंडेंसेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। मेटाफेज पे ये इक्वेटर लाइन पे से आना होता है डिवाइड करने के लिए, तो वहां पर ये पूरा एकदम कंडेंस हो जाता है, ठीक है। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that are collectively referred as non-histone chromosomal proteins, NHC प्रोटीन्स होते हैं। जब इसे मतलब जैसे सुपर सोलिनाइड क्रोमेटिड के लेवल पे जब इसे कंडेंस करना होता है ना, जब इसे रैप करना होता है एक दूसरे पे, तो यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव बेसिक अमीनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा भी एक सेट चाहिए होता है प्रोटीन्स का, जो इसे मतलब कंडेंस कराए, रैप कराए, ठीक है। तो वो होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, याद रखना है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। ये तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर है, और इस पे तुम ब्लैक ब्लैक देखो, इस पे तुम ब्लैक ब्लैक देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना तुम्हारा ब्लैक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जितने भी है ना ब्लैक ब्लैक, ये तुम्हारे न्यूक्लियोसोम्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे देखो डीएनए, डबल हेलिकल, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन टेल, इसको तुम छोड़ो, H1 लिंकर, देख रहे हो H1 लिंकर। यहाँ पे तुम्हारे न्यूक्लियोसोम 10 nm डायमीटर होता है, न्यूक्लियोसोम और बीट्स ऑन स्ट्रिंग 10 mm फाइबर, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा ये देखो बीट्स ऑन स्ट्रिंग है ना, तो यही स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। उसके बाद तुम्हारा एक क्रोमेटिन फाइबर बन गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक बार तुम अच्छे से देख लो, यहाँ पे तुम्हें अच्छे समझ आएगा। ये तुम्हारा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब क्रोमेटिन फाइबर में ये तुम्हारा है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल H1 लिंकर है,
यहाँ पे H1 लिंकर और H2A H2B के दो, H3 के 2 और H4 के 2। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड न्यूक्लियोसोम रिजेंबल बीट्स ऑन स्टिंग। वही है, बीट्स ऑन स्टिंग का ही मैं अलग अलग डायग्राम दे रखा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हाफ ब्रेन तुम्हारा, अगर तुम राइट हैंड से लिखते हो तो तुम्हारा लेफ्ट पार्ट वाला ब्रेन पिक्चर्स पे बेस्ड होता है, मतलब उसे पिक्चर वाली मेमोरी ज्यादा कैप्चर होती है। और तुम लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो तुम्हारा राइट ब्रेन जो होता है ना, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन, वो तुम्हारा पिक्चर्स पे ज्यादा ध्यान देता है। तो ब्रेन दोनों पार्ट जो होता है 50-50, तो वो आधा पिक्चर से याद करता है और आधा तुम्हारा थ्योरेटिकल याद करता है। तो पिक्चर्स से भी याद करते रहो, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो क्रोमोसोम पैकेजिंग न्यूक्लियस शॉर्ट एंड डीएनए लेंथ 7 फोल्ड्स, ठीक है। तो इसमें 7 फोल्ड्स आते हैं और जो तुम्हारा होता है नॉर्मल डीएनए का लेंथ जो होता है वो उसे बहुत रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कम काट के नहीं कम करता उसे, जैसे मान लो ये है, अगर सपोज करो ये डीएनए है, अगर इतना रखोगे तो इतना बड़ा रखना पड़ेगा, इसको सुपर कंडेंस कर दो, सुपर कंडेंस कर दो, इतने में आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही डीएनए का भी होता है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमोसोम आर लूजली पैक्ड। देखो ये हम क्रोमोसोम का सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के बेस के लिए हम ले रहे हैं। सपोज करो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा ना जो लाइट स्टेन होगा, यानी लूजली पैक होगा। जैसे ये है, तो मान लो कि ये लूजली पैक है, ठीक है, इसको तुम ऐसे चाहो तो खोल भी सकते हो, तो ये लूजली पैक है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है इसे हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन। अगर इस पे तुम इस वाले पोर्शन पे अगर तुम क्या बोलते हैं कुछ लगाओ, मतलब स्टेन करो, तो बीच बीच में गैप है ना, ये गैप देख रहे हो, तो यहां से इस पे कलर कम चढ़ेगा। लेकिन अगर वही ऐसे ही से कर दूं टाइटली पैक, टाइटली पैक, तो अगर कोई कलर इस पे चढ़ाओगे तो वो ज्यादा मतलब मोर कंडेंस होगा ना, मोर कंडेंस होगा तो उस पर कलर ज्यादा लगा, स्टेन ज्यादा लगा। तो ऐसे ही क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स होते हैं जो लाइटली पैक होते हैं, मतलब लूजली पैक होते हैं, और उस पर स्टेन करने पे, स्टेन का मतलब होता है कलरिंग करना, उसे मतलब कलर करके क्या बोलोगे, स्टेन मतलब नॉर्मल अगर क्लोथ्स पे लग गया तो उसे दाग बोलते हैं ना, दाग। तो ऐसे मान लो यहाँ पे कोई कलर गिरा दो तो वो स्टेन हो जाएगा ना, एक कलर एक्स्ट्रा कलर ऐड हो जाएगा ना, जो कि माइक्रोस्कोप से विजिबल हो। क्रोमोसोम की केस में माइक्रोस्कोप से देखने के लिए हम एक अलग कलर से स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम का वो पार्ट जो लूजली पैक हो, जो मतलब अगर लूजली पैक है तो उस पर काम हो जाएगा आसानी से, तो वो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होगा। देखो, और यहाँ पे देख रहे हो यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ से इस पार्ट ऑफ डीएनए से, इस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम से ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए बन सकता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा मतलब वो होता है टाइटली पैक होता है, जैसे टाइटली पैक है, ठीक है। तो टाइटली पैक का मतलब हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा जो है वो देखो, जैसे ये वाला पार्ट है ना तो ये लूजली पैक है, और ये वाला पार्ट है तो ये टाइटली पैक। तो यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन इस वाले पार्ट को बोलेंगे। डीएनए क्रोमोसोम का वो पार्ट जो लूजली पैक है उसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शन वो कर सकता है। क्रोमोसोम का वो पार्ट जो टाइटली पैक होता है उसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन को हटा दो, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो उसे हटा दो। ऐसे याद रखना, हेटेरोक्रोमेटिन को हटा दो, यूक्रोमेटिन को रख लो, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन तुम्हारा ओपन होता है, मतलब लूजली पैक होता है, स्टेन करता है, स्टेन लाइट करता है, कम स्टेन होगा। जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो ज्यादा डार्क होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो यूक्रोमेटिन में कितने गैप हैं, मतलब स्पेसियस है ना। यहाँ पे तुम्हारा जो है वो डीएनए का क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा, ये हेटेरोक्रोमेटिन है ना ये, तो इस पे नहीं, बहुत रेयर चांस में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेंट्रोमियर है, सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे काइनेटोकोर की प्लेट्स लग जाती हैं, ठीक है। इसमें मैं जितना देखो पिक्चर से जितना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वो कर लेंगे। यहाँ से तुम्हारा स्पिंडल फाइबर आता है सेंट्रियोल से, ठीक है, और इसे खींच के ले जाता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी ले जाता है, ठीक है। साथ साथ में हम अपने सेल डिवीजन मतलब पूरा रिवाइज करते चल रहे हैं ना, ठीक है। ये तुम्हारा टीलोमियर हो गया, मतलब ऊपर वाला। ऑरेंज कलर रीजन इंडिकेट्स
हेट्रोक्रोमेटिन, ये जो तुम्हारा ऑरेंज कलर वाला है ये तुम्हारा हेट्रोक्रोमेटिन है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, ठीक है। यूक्रोमेटिन जो है वो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन करेगा। आज के लिए इतना ही था। ये तुम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ और मैकार्टी, मैक्लिओड और एक और साइंटिस्ट थे, एवरी मैकार्टी एंड मैक्लिओड, ठीक है। तो उनका ये वेरिफिकेशन था, कुछ उन्होंने डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था, मतलब कौन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, किसने थ्योरी प्रपोज की, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं आता तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।